प्रणाम मित्रों, कुलदेव भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। तो देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करें। पहला पॉइंट ले लें, उच्चावच या जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो देखिए, भौतिक प्रदेशों की सामान्य जानकारी, जिसमें भौतिक प्रदेश हैं ये अपने 4 हैं। इसमें देखेंगे मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती। मरुस्थल का जो क्षेत्रफल देखते हैं अपन 61.11% है, और 61.11% या 2/3 कह सकते हैं इसको। अरावली का क्षेत्रफल 9% है, मैदानी भाग का क्षेत्रफल 23% है, और हाड़ौती का क्षेत्रफल है 6.89%। मरुस्थल में जनसंख्या देखें तो 40% है, अरावली में जनसंख्या देखें तो आपका 10% है, और इसी प्रकार मैदानी भाग में अपन देखें आपका जनसंख्या तो आपकी 39% है। हाड़ौती में जनसंख्या देखें तो 11% है। इसी प्रकार मरुस्थल में कितने जिले आते हैं? 12 जिले आते हैं। अरावली में कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। मुख्यतः 7 जिले हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, मैदानी भाग है, इसमें कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं। हाड़ौती के अंदर कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। अब आगे देखिए, मिट्टी में देखें तो आपका जो है मरुस्थल में बालू का मिट्टी और बलुई मिट्टी है, और इसके बाद में आप देखें अरावली में मिट्टी है ये पर्वतीय या वनीय मिट्टी है, और आपका मैदानी भाग में जलोढ़ व कछारी की दोमट मिट्टी है, और आपकी हाड़ौती के अंदर है काली रेगुर मिट्टी। अब देखिए जलवायु जो है, जलवायु में अपन देखें मरुस्थल में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है, और अरावली में अपन देखें तो जलवायु उपाद्र जलवायु है, और आपका मैदानी भाग में देखें तो आर्द्र जलवायु है, और हाड़ौती में देखें तो आपकी जलवायु जो है ये अति आर्द्र जलवायु है। अच्छा, इसको एक सारणी के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट आगे देखिए। अब अपन पहले आपका जो पहला मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी अपन बात करें, या भौतिक प्रदेश है पहला, उसकी अपन बात करें तो पहला भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखिए, इसका निर्माण ट्रसरी काल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है? ट्रसरी काल में हुआ है। विस्तार देखें तो इसकी जो लंबाई है ये है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। नेक्स्ट अपन देखें, राजस्थान में कुल मरुस्थलीय जो ब्लॉक हैं वो कितने हैं? 85% हैं। अब देखेंगे राजस्थान का जो ढाल है वो कैसे है। तो राजस्थान का ढाल है यह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। राजस्थान का ढाल है उत्तर पूर्व से, अपन देख लेते हैं तो यहाँ पर NESW लिख रखा है। तो N का मतलब हो गया उत्तर, E का मतलब हो गया पूर्व, और S का मतलब हो गया दक्षिण, और W का मतलब हो गया पश्चिम। यानी आपका मरुस्थल का जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, मरुस्थल का अध्ययन अपन करते हैं इसके अंदर। पहले तो विस्तार देखा अपन ने, ढाल देख लिया। अब देखिए मरुस्थल का अपन अध्ययन करते हैं। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक तो शुष्क मरुस्थल है, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पर अपन ने बांटा इसको शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखेंगे शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं। शुष्क मरुस्थल में 0 से 25 सेमी वर्षा होती है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल है ये वागड़ का प्रदेश कहते हैं इसको, जिसमें 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। यहाँ पर देखेंगे, नोट करके एक अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 सेमी समवर्षा रेखा मरुस्थल को और अर्ध मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब देखिए, शुष्क मरुस्थल है, 25 सेमी से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है।
बड़ा अच्छा प्रश्न है ये भी, कि 25 सेमी से कम वर्षा वाले प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहते हैं, और शुष्क मरुस्थल को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए, एक तो है बालू का स्तूप और एक है बालू का स्तूप युक्त भूमि और दूसरी है रहित भूमि। यानी एक में बालू का स्तूप है और एक में बालू का स्तूप नहीं है। तो देखिए, बालू का स्तूप मुक्त ये कितना भाग है मरुस्थल का, 41.5% है। कारण है पथरीला मरुस्थल है जिसे हमादा कहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। दूसरा देखिए, बालू का स्तूप युक्त भूमि ये है मरुस्थल की 58.5। इसके अंदर जो कारण बनता है बालू का स्तूपों का, पवन, मिट्टी और निक्षेपण के कारण बालू का स्तूप है ये बनते हैं। अब देखिए विस्तार देखेंगे। विस्तार में देखिए आप, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, यानी इन तीनों जगह में बालू का स्तूपों का क्या है, सब विस्तार है। अब देखिए, बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है, इसके प्रकार देखेंगे अपन। देखिए, जब पवन द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली आकृति को बालू का स्तूप है इसके नाम से जानते हैं। जैसलमेर में सर्वाधिक हैं बालू का स्तूप, और बालू का स्तूप के प्रकार हैं ये अपन देख लेते हैं कितने प्रकार के बालू का स्तूप हैं ये होते हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो बालू का स्तूप है ये देखिए अर्धचंद्राकार है, जिसकी आकृति इस प्रकार से दिखाई गई है, आधे चांद की जैसे। इसका जो कारण होता है यह है पवनों के कारण यह बनता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रकार जो है ये कौन से बालू का स्तूप का प्रकार है, बरखान प्रकार का है। और सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, शेखावाटी में पाया जाता है। अब देखिए, बालू का स्तूप है, इसमें देखेंगे अपन समकोण बालू का स्तूप है। इसकी बात करें, समकोण बालू का स्तूप, तो इन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के नाम से जाना जाता है, और ये बाड़मेर और जोधपुर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पवन के समकोण चलने से यह बालू का स्तूप का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं अनुदैर्घ्य या रेखीय। ये बालू का स्तूप आपको कहाँ नजर आते हैं, जैसलमेर में नजर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, पवन के समानांतर चलने से इन बालू का स्तूपों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब है आपका तारानुमा बालू का स्तूप। तारानुमा बालू का स्तूप है, ये जैसलमेर और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। तो देखिए, ये दिखा रखा है तारानुमा बालू का स्तूप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अमादा के चारों ओर स्थित बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये देखिए, पैराबोलिक बालू का स्तूप क्या है, बरखान की विपरीत या हेयरपिन जैसी आकृति का बालू का स्तूप पैराबोलिक कहलाता है। अच्छा, देखिए, बरखान की विपरीत जो हेयरपिन जैसी आकृति जो बनती है वो बालू का स्तूप होता है, वह पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यह बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, यानी पैराबोलिक बालू का स्तूप है यह सर्वाधिक पाया जाता है। अब अपन देखिए शीफ देखें, तो इसमें ये आकृतियां हैं, ये आपके सामने दिखाई गई हैं। इन आकृतियों को कोई विशेष बात नहीं आपको याद करना है। बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान एक भुजा की ओर बढ़ जाता है, जिसे रीफ कहते हैं। ये प्रकार में पूछ ले जाएंगे भाई, और कोई विशेष बात नहीं है। चार ऑप्शन दे देंगे कि निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार है या नहीं है, बस इतना ही प्रश्न बनता है इसमें। अब अपन बात करते हैं स्क्रब कोपिश की जब अपन बात करते हैं तो इसमें देखिए, मरुस्थल में झाड़ियों के पास में पाए जाने वाले छोटे जो स्तूप हैं उसे स्क्रब कोपिश कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये जो स्क्रब कोपिश जो हैं ये सर्वाधिक आपको कहाँ पाए जाते हैं, ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। अब देखेंगे, ये आकृतियां दे रखी हैं, कोई विशेष बात नहीं है। सर्वाधिक बालू का स्तूप है ये आपके हैं जैसलमेर में, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप हैं ये जोधपुर में। ये दोनों प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये चित्र बना रखे हैं समझाने की दृष्टि से, कोई विशेष बात नहीं इसमें।
अब अपन बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल और वागड़ प्रदेश। तो दूसरा भौतिक प्रदेश अपन देख रहे हैं। दूसरा जो पहला जो आपका भौतिक प्रदेश था उसी के अंदर ही दूसरा पॉइंट अपन देख रहे हैं। तो इसमें देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट बात है। 25 से 50 वर्षा या शुष्क व अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश है ये। शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश है ये। तो यहाँ पे देखिए 25 से 50 सेमी वर्षा, शुष्क मरुस्थल, अरावली के मध्य का भौतिक प्रदेश है, जिसे अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। इसमें देखिए इस यहाँ पर जो आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें दिखाई गई हैं। इसमें यहाँ पर चिकनी मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी होती है। यहाँ पर देखिए इसका जो कुछ विस्तार है ये भी देखेंगे अपन। पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही के क्षेत्र में इसका विस्तार है। और यहाँ पर कुछ शब्दावलियाँ भी हैं, जैसे जोड़ है, ये कच्चे पानी के कुएं हैं, सर है, मानसून के दौरान बनने वाला तालाब है, बीड़ है, ये चारा का भूमि है। सर्वाधिक खारे पानी की जो आपको झील दिखाई देती है वो कहाँ दिखाई देंगी, नागौर में। कुबड़ व बांका पट्टी है, ये देखिए फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण नागौर और अजमेर के अंदर ये कुबड़ पट्टी के नाम से ये क्षेत्र जाना जाता है। तो ये अर्धशुष्क क्षेत्र में ही आते हैं सारे के सारे जो अभी अपन ने चर्चा करी है। इसे अध्ययन की दृष्टि से पुनः अपन 4 भागों में बांट लेते हैं। कौन से क्षेत्र को? अर्धशुष्क क्षेत्र को 4 भागों में अपन बांट लेते हैं। देखिए 4 भाग हैं कौन कौन से, तो 4 भागों में अपन चर्चा करें। लूनी बेसिन है, बनास और लूनी बेसिन है, नागौर उच्च भूमि में है, शेखावटी अंत प्रवाह है और घग्गर बेसिन है। देखिए शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थल के मध्य कोई 5 अंतर अपने को देखने हैं। तो इसमें देखिए 5 अंतर कौन कौन से हैं। पहला अंतर अपन देखते हैं। तो देखिए मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसमें अपन चर्चा करेंगे। तो पहला है प्लाया, खड़ीन, ढाल। देखिए खड़ीन और प्लाया है, जहाँ पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि को खड़ीन कहते हैं। अस्थायी पानी की ये झीलें होती हैं, अस्थायी पानी की झीलें होती है, कोई विशेष बात नहीं इसके अंदर। और इसके अंदर फसल है वो सरसों, गेहूँ, चना सारी बोई जाती हैं। और प्लाया जो भूमि है ये सर्वाधिक आपको कहाँ दिखाई देंगे, जैसलमेर के क्षेत्र में दिखाई देंगे, क्योंकि पालीवाल जो ब्राह्मण है ये मुख्यतः जैसलमेर में इनका निवास स्थान है। अब देखिए रन और टाट, ये शब्दावलियाँ हैं, इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ रन और टाट। मैथ ये देखेंगे। मरुस्थल में लवणीय, दलदली व उपजाऊ भूमि को रन व टाट कहते हैं। सर्वाधिक रन है ये आपको कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है, जैसलमेर क्षेत्र में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए कुछ प्रमुख रन है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ताल छापर है, ये कहाँ पर है, चूरू में। परिहारी कहाँ पर है, चूरू में। फल्लुदी कहाँ पर है, जोधपुर में। बाप कहाँ पर है, जोधपुर में। थोप कहाँ पर है, बाड़मेर में। भाकरी कहाँ पर है, जैसलमेर में। और पोखरण कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर। ऐसे पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया है 74 और 98 के अंदर। नेक्स्ट देखिए जलपट्टी, देखिए गोडावण पक्षी की शरण स्थली, सेवण घास, लीलन घास, चांदन नलकूप, थार का गढ़ा, ये देखते हैं अपन जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक एक जलपट्टी है जो 60 किलोमीटर की है। और इस जलपट्टी के अंदर जो पानी है ये पीने युक्त पानी है, जिसे चांदन नलकूप भी कहते हैं और जिसे थार का गढ़ा भी कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र है यह गोडावण पक्षी है, इसकी शरण स्थली है। और यहाँ पर प्रमुख घास जो पैदा होता है ये लीलन और सेवण घास पैदा होता है। तो सारे के सारे प्रश्न हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोडावण पक्षी की शरण स्थली इस जमीन के ऊपर यानी जल पट्टी के ऊपर, जो जल पट्टी कहाँ से कहाँ तक है, पोखरण से मोहनगढ़ तक, इस पट्टी के ऊपर ये सेवण घास और लीलन घास पैदा होती है। और ये जल पट्टी जैसलमेर में है। और इसी जल पट्टी की विशेषता के कारण इस क्षेत्र को यानी पोखरण से मोहनगढ़ के क्षेत्र को थार का गढ़ा या चंदन नलकूप के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती नदी का भू
भूगर्भिक अवशेष है, इसे लाठी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। तो एक अन्य नाम और आ गया, लाठी सीरीज। अब देखिए आकलवुड फॉलिस पार्क। आकलवुड फॉलिस पार्क की बात करें तो स्थान कहाँ पर है, जैसलमेर में। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर यह संचालित है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। निर्माण समय जुरासिक काल में 18 करोड़ वर्ष पूर्व का है। ये देखिए विश्व में लकड़ी का सबसे प्राचीन जीवाश्म जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है साहब, जैसलमेर से। ओकलवुड फॉलिस पार्क है, ओकल है ये गांव है, वुड का मतलब लकड़ी होता है, फॉसिल पार्क है ये जीवाश्म उद्यान है। इसी कारण इसको ओकल फॉलिस पार्क के नाम से जाना गया है। अब देखेंगे बाप वोल्डर क्ले। बाप वोल्डर क्ले है, ये देखेंगे इसके अंदर कौन से महत्वपूर्ण बातें होंगी। ये हिमानी ग्लेशियर के द्वारा जमा किया गया अवसाद है। स्थान जोधपुर, जो बाप का रन अपर पढ़ रहे थे वही। और समय जो है ये है कार्नो फिनेफेरस काल है, जो 25 से 28 वर्ष पूर्व का समय माना जाता है। अब नकलिस्तान मरु उद्यान, इसमें देखेंगे नकलिस्तान मरु उद्यान है, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी। ये देखिए मरुस्थल में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसे नकलिस्तान कहते हैं। और दोहरे शब्दावली है, दोहरों की शब्दावली तो आपको पता है। लहरदार बालू का स्तूप को दोहरा कहा जाता है। दरियन देखिए, दरियन की जब अपन बात करें तो लहरदार बालू का स्तूप है, इसे दरियन कहते हैं। स्थानांतरित और गतिशील बालू का स्तूप है। लहरदार बालू का स्तूप को तो क्या कहते हैं, दोहरे, और स्थानांतरित गतिशील जो स्तूप होते हैं उसे दरियन कहते हैं। बस नेक्स्ट देखिए, दोहरे व दरियन है, ये सर्वाधिक पाए कहाँ पर जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब देखिए पीवणा, पीवणा सर्प की बात है। जैसलमेर या मरुस्थल के अंदर जो है यह पीवणा सर्प की प्रजाति पाई जाती है। रंग इसका पीला होता है और ये सर्वाधिक पाया कहाँ पर जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। अब देखिए टर्सरी काल के अवशेष। टर्सरी काल के अवशेष हैं ये। अवशेषों में देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, ये पाए गए हैं। तो ये टर्सरी काल के अवशेष है। अवसादी चट्टानों में ये तीनों पाए जाते हैं। मरुस्थलीकरण और मरुस्थली मार्च की अपन चर्चा करें तो देखिए मरुस्थलीकरण क्या है या मरुस्थल मार्च क्या है। मरुस्थल का आगे बढ़ना या विस्तार। दिशा कौन सी है, दिशा अपन देखेंगे तो दिशा है मरुस्थल की वही दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। और ये देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की, और इंग्लिश में लिखा हुआ है आप समझ जाएंगे। विस्तार देखिए हरियाणा में, हरियाणा मरुस्थल का मार्च देखिए हरियाणा की तरफ है, ये सर्वाधिक हो रहा है। धीरे धीरे मरुस्थल का मार्च है ये हरियाणा की तरफ जा रहा है। सर्वाधिक योगदान है ये मरुस्थल मार्च में किसका है, बरखान का है, क्योंकि इसकी गति स्थानांतरण सर्वाधिक होती है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। अब अपन देखें कुछ मरुस्थल यहाँ पर दिखा रखे हैं। इर्ग ये रेतीला मरुस्थल होता है। रेग ये दोनों प्रकार का मरुस्थल होता है, रेतीला और पथरीला। हमादा ये पथरीला मरुस्थल होता है। तो तीनों प्रश्न बनते हैं ये अच्छे प्रश्न बनते हैं। इर्ग है ये रेतीला मरुस्थल है, रेग है दोनों प्रकार के मरुस्थल है, हमादा है पथरीला मरुस्थल है। अब अपन बात करें आगे देखिए अरावली पर्वतमाला की। तो अरावली पर्वतमाला है, इसमें देखिए निर्माण काल है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है। विस्तार देखिए कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर और 80% इसकी लंबाई है। औसत इसकी ऊंचाई है 930 मीटर। तो विस्तार इसका हो गया। देखिए तीनों प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं। और आपका इसमें देखते हैं अपन कुल लंबाई 692, राजस्थान में लंबाई 550 यानी 80%, औसत ऊंचाई 930 मीटर। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल होते हैं।
अब देखिए अरावली की विशेषता प्राचीन है, वलित है, अवशिष्ट है, अवशिष्ट प्रकार में है, वर्तमान में ये वर्तमान में अवशिष्ट बचा हुआ है इसका। अब अपन देखें तो देखिए अरावली की दिशा ये अपने को देखनी है। अरावली की दिशा जो है इसकी अपन चर्चा करें तो देखिए गुजरात के पालनपुर के ब्रह्मखेड़ नामक स्थान से ये शुरू होती है और पहली जो हिल्स इसकी पहली पहाड़ी है ये गिरनार है, यानी गिरनार पहाड़ी इसकी पहली पहाड़ी है और रायसीन पहाड़ी है जो दिल्ली में इसकी अंतिम पहाड़ी है। यानी यह पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक रायसीन तक जाती है। अब अपन बात करें राजस्थान में प्रवेश इसका कहाँ से होता है, आबू सिरोही में राजस्थान में प्रवेश होता है और अंत कहाँ पर होता है, केतड़ी झुंझुनू में इसका अंत राजस्थान में हो जाता है। तो ये प्रमुख बातें हैं इसकी। नेक्स्ट अपन देखते हैं अरावली का अध्ययन। अरावली का अध्ययन अपन करें तो इसमें देखिए अध्ययन की दृष्टि से अरावली को अपन 3 भागों में बांट देते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली है इसमें विस्तार देखेंगे तो जयपुर झुंझुनू में इसका विस्तार है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। मध्य अरावली देखें तो अजमेर में इसका विस्तार है, सर्वाधिक ऊंची चोटी टाटगढ़ है। दक्षिणी अरावली देखें तो राजसमंद में इसका विस्तार है और सबसे ऊंची जो चोटी है वो इसकी कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर हो जाएगी। राजसमंद और सिरोही इसके अंदर शामिल होते हैं विस्तार में। अब वही चीज़ें इसमें दे रखी हैं तो ये एक डायग्राम दे रखा है, वो अपन ने पहले भी चर्चा करी थी। तो देखिए इसकी जो दक्षिणी अरावली अपन ने देखा था, दक्षिणी अरावली भाग देखा। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और उसी प्रकार उत्तरी अरावली देखा तो उत्तरी अरावली है इसमें सबसे ऊंची चोटी है ये रघुनाथगढ़ है। और इसी प्रकार अपन ने मध्य अरावली देखा तो मध्य अरावली है यह आपकी अजमेर में आती है और मध्य अरावली की ऊंची चोटी तारागढ़ है। तो कोई विशेष बात नहीं, इसमें सारी बातें अपन ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए मेवाड़ अरावली दे रखा है, यानी राजसमंद का भाग दे रखा है मेवाड़ अरावली, क्योंकि मेवाड़ के अंदर राजसमंद शामिल होता है। तो इसकी राजसमंद की जो ऊंची चोटी इसमें है वो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी आ जाएगी, जरगा आ जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए अरावली की सर्वाधिक जो ऊंचाई है ये आपकी सिरोही में है और विस्तार इसका कहाँ पर है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं साहब एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए अरावली का सबसे कम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पर है, अजमेर में। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, सर्वाधिक कम ऊंचाई अजमेर में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, सर्वाधिक कम विस्तार अजमेर में। अब है अरावली की जो चोटी है ये देखें, अरावली की चोटी अवरोही क्रम में है, ये अरावली की चोटी है, इसमें अपन चर्चा करते हैं। तो वैसे ट्रिक के हिसाब से आप याद करो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, वैसे ट्रिक कोई वैसे विशेष कोई काम की होती नहीं है। देखिए ट्रिक हमेशा अगर भूल जाओ तो उसमें गड़बड़ हो जाता है सारा का सारा प्रश्न। तो देखिए अपन कुछ प्रमुख चोटियों की बात करें तो गुरु शिखर है सिरोही के अंदर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। शेर है सिरोही में है, 1597 इसकी ऊंचाई है। दिलवाड़ा है सिरोही में है, 1442 इसमें ऊंचाई है। इसमें वैसे एक प्रश्न है, 5 चोटियां आप याद कर लेते हो तो चल जाता काम, गुरु से जरा आशा रखो, एक सूत्र बन जाता है। जरगा है उदयपुर में है, 1431 मीटर ऊंचाई है। अचलगढ़ है सिरोही में है, 1380 मीटर ऊंचाई है। कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, 1224 मीटर ऊंचाई है। रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1055 ऊंचाई है। ऋषिकेश सिरोही में है, 1017 ऊंचाई है। कमलनाथ उदयपुर में है, 1001 ऊंचाई है। सज्जनगढ़ जो है ये उदयपुर में है, 938 इसकी ऊंचाई है। मोरामज्जी टाटगढ़ में है और इसकी ऊंचाई कितनी आ जाती है, 934 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाती है।
तो गुरु से जरा आशा करो, इस प्रकार से आप एक सूत्र बना सकते हो। क्या है? गुरु से जरा आस करो या आशा करो। इससे आप क्या कर सकते हो? एक सूत्र बना सकते हो और ये 5 चोटियां याद कर सकते हो, और 5 चोटियां अपने को मुख्यतः याद कर सकते हैं। फिर तो ये प्रश्न बन जाएगा कि उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, इसकी ऊंची चोटियां किस प्रकार से हैं। अब देखिए कुछ चोटियां और दे रखी हैं, जिसमें देखिए खोज चोटी है, ये कहाँ पर है? जयपुर में। और सायरा चोटी उदयपुर में। तारागढ़ है अजमेर में, 873 इसकी ऊंचाई है। बिवाली अलवर के अंदर है, 775। और रोज भाकर जालोर के अंदर है, 730। तो ये कुछ आपकी चोटियां हैं। अब देखिए अरावली के अंदर जो दर्रे हैं उनकी अपन बात करें, तो दर्रों में जब अपन चर्चा करते हैं, पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो 2 स्थानों को जोड़ता है, दर्रा या नाल कहलाता है। तो देखिए प्रमुख नाल है, इसकी अपन बात करें तो आपका प्रमुख नालों में अपन चर्चा करें तो पाली में देखिए बरनाल है और देसूरी की नाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्यावर अजमेर के अंदर परवारिया नाल है, सूरा नाल है। अब अपन बात करते हैं आपकी उदयपुर में, तो उदयपुर में चर्चा करें तो उदयपुर में आपकी डेबर नाल है, केवड़ा नाल है, फुरवाली की नाल है, आथी नाल है। और वही अपन राजसमंद की जब अपन बात करें तो हाथी गुड़ा की नाल है, ध्यान में रखना, हाथी नाल और हाथी गुड़ा की नाल। और कमली नाल या खमली नाल, गोरम घाट नाल, और पगलिया या जिलवा की नाल। तो ध्यान में रखना है आपका, ये प्रश्न है, अच्छे प्रश्न बनते हैं नाल से। अब देखिए अरावली में सर्वाधिक नाल राजसमंद में स्थित है, जिस फुलवार की नाल अभ्यारण्य से सोम, मानसी, वाकल नदियां बहती हैं। ये प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा। अरावली का महत्व है, ये देखिए अरावली का महत्व मरुस्थल को रोकना है। अरावली को धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली जो है धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। और अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वनस्पतियाँ भी अधिक हैं। अब अपन और देखते हैं इसकी विशेषता में और क्या इम्पोर्टेंट बात बनती है। राजस्थान की अधिकांश नदियाँ उद्गम स्थल हैं यहाँ से। अरावली राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है। अरावली प्राचीन सभ्यता जैसे आहड़, गिलोंड, बैराठ, गणेश्वर आदि जो सभ्यताएं हैं, इनकी क्या है, सब जननी है। अब देखिए अरावली व राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ, जिसमें पहाड़ियों को अपन देखते हैं तो देखिए पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए भाकर नामक पहाड़ियाँ हैं, ये सिलोई जालौर में हैं। और मगरा जो है ये उदयपुर में है। और डूंगर है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर हैं? जयपुर में हैं। तो भाकर जो पहाड़ियाँ हैं सिरोही जोधपुर के अंदर हैं, मगरा मगरी पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं, डूंगरी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? आपके जयपुर में है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है? सोनारगढ़ जिस पे बना हुआ है, जैसलमेर। और त्रिकुट पर्वत कैला देवी कहाँ पर है? करौली के अंदर। चिड़ियाटुक पर्वत मेहरानगढ़ जिसमें बना हुआ है, जोधपुर। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ हैं। अब देखिए 56 की पहाड़ियाँ हैं, ये आकार में गोलाकार हैं, जिसमें प्रमुख पर्वत अपन देखते हैं नाकोड़ा पर्वत है और दूसरी पीपलूद पहाड़ी है। नाकोड़ा पर्वत है, इसको राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। और पीपलूद जो पहाड़ी है, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अपन चर्चा करते हैं तो देखिए जालोर और बाड़मेर की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट या रोलाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। अब कुछ विशेष प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए गोलाकार पहाड़ियाँ हैं, ये बाड़मेर में। घोड़े की नाल की जैसी पहाड़ियाँ हैं, ये 12 में। तरस्ती नुमा पहाड़ियाँ हैं, जिसे गिरवा कहते हैं, उदयपुर में। और अर्ध चंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, ये आपको कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक गिरवा शब्द है, ये अपना आया, और गिरवा शब्द है, इसे पर्वतों की मेखला कहते हैं। शाब्दिक अर्थ यानी श्रृंखला, जो दक्षिणी अरावली उदयपुर में स्थित है। रोज भाकर पहाड़ी है, ये आपकी कहाँ पर है? जालौर के अंदर। इरसाना भाकर जालौर में।
झारोला भाकर जारोल में, जसवंतपुरी पहाड़ी जालोर में, डेरा पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी है। जसवंतपुरी पहाड़ी डेरा पर्वत है ना, इसकी सर्वोच्च चोटी है। सुंदा पर्वत है जालोर में, सुंदा माता मंदिर बना हुआ है। पहला राजस्थान का रोपवे लगा था, यानी दुर्गम स्थानों पर जाने के लिए एक इलेक्ट्रिक चोटी, इलेक्ट्रिक एक वायर होता है और दो पोलों से उसको बांध दिया जाता है, एक ट्रॉली लटका दी जाती है और इस ट्रॉली में आदमियों को बैठा दिया जाता है और ये ट्रॉली एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है इनको, तो इसे कहते हैं रोप वे। और जालौर के अंदर ही भालू जो है इनका संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। अब देखिए भाकर, ये है सिरोही के अंदर। सिरोही की अपन बात करते हैं तो देखिए दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी तीव्र ढाल की पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी? दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित छोटी व तीव्र ढाल की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। अब देखिए अन्य कुछ चोटियां, हिरणमगरी उदयपुर में, मोती मगरी फतेह सागर झील है इस पहाड़ी के पास में, उदयपुर में मछली मगरा ये पिछोला झील है उदयपुर में। उदयपुर में रोपवे लगा है 2008 में। जरगा है पहाड़ी उदयपुर में, रांगा पहाड़ी है ये भी आपके उदयपुर में है। अब एक शब्दावली आती है देश हरो। देश हरो एक शब्दावली आती है। देश हरो शब्दावली में अपन देखते हैं तो देखिए जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का जो हरा भरा स्थान है उसे क्या कहते हैं? देश हरो कहा जाता है। अब आगे चर्चा करें अपन। दक्षिणी अरावली में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य हरे भरे क्षेत्र को देशरो कहा जाता है, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। गोगुंदा जो है आयड बेड़च नदियों का उद्गम है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। बिछामेड़ा सोम नदी का उद्गम है बिछामेड़ा की पहाड़ी, और ये भी कहाँ पर? आपकी उदयपुर में है। अब अपन आगे चर्चा करें तो देखेंगे आपकी जो है ये है बिजराल पहाड़ी राजसमंद में है। देवर पहाड़ी कोठियारी का उद्गम राजसमंद में है। खमनौर पहाड़ी बनास नदी का उद्गम कहाँ पर है? राजसमंद में है। नाग पहाड़ी ये सर्पिलाकार पहाड़ी है, कहाँ पर है? उदयपुर में है। ये लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र है। तो यहाँ पर मित्रों देखिए तीसरा रोपवे लगा है 2016 में पुष्कर के सावित्री मंदिर के पास में। अब देखें अपन तो देखिए आपकी मोती डूंगरी जयपुर में, झालाना डूंगरी जयपुर में, महादेव डूंगरी जयपुर में, गणेश डूंगरी जयपुर में, भीम डूंगरी जयपुर में, बिजक डूंगरी जयपुर में। यानी डूंगरी नामक डूंगरी नामक पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? आपको जयपुर में पाई जाती हैं। बैराट पहाड़ी बाणगंगा का उद्गम स्थान है जयपुर में। सेवर की पहाड़ी साबी नदी का उद्गम स्थान है जयपुर में। मनोहरपुर पहाड़ी मेथा या मेडा का उद्गम है जयपुर में। खंडेला पहाड़ी सीकर में है, कातली नदी का उद्गम है। यूरेनियम का क्या है? ये भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मालखेत या मालखेत पहाड़ी सीकर में, हर्ष पहाड़ी सीकर में, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर में, उदयनाथ पहाड़ी रूपारेल नदी का उद्गम स्थान है ये है और अलवर के अंदर है। भरोच पर्वत अलवर में, बबाई झुंझुनू में, बाबाई की पहाड़ियाँ जयपुर में है और आडावाल पर्वत है। देखिए एक तो बबाई है एक बाबाई है, दोनों ध्यान में रखना। बबाई है ये तो झुंझुनू में और बाबाई है ये आपका जयपुर में है। अब देखेंगे आडावाल पर्वत बूंदी में है, बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा के अंदर है और बरवाड़ा पहाड़ी ये आपकी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। अब देखेंगे तीसरा आपका जो है उसमें अपन चर्चा करेंगे। तीसरे में अपन देखते हैं तो पूर्वी मैदानी भाग है, इसकी अपन बात करें तो निर्माण है ये नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। और मिट्टी देखिए जलोढ़ दोमट जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को 3 भागों में अपन बांट देते हैं। तो इसमें देखिए मैदानी माही मैदान, बनास व बाणगंगा मैदान, चंबल मैदान। इसमें माही की अपन चर्चा करें तो माही में क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी? इसे वागड़ या 56 मैदान, बाटी मैदान भी कहा जाता है। विस्तार इसका है बांसवाड़ा
प्रतापगढ़ डूंगरपुर यानी इसे छप्पन का मैदान कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी कैसी पाई जाती है? मिट्टी यहाँ पर कैसी पाई जाती है? रेड, लाल मिट्टी चिकनी पाई जाती है। उत्पादन इस मिट्टी के लिए मक्का और चावल, मक्का की कुछ आपकी किस्में हैं, माही कंचन, माही धवल, और चावल की माही और सुगंधरा आदि किस्में हैं। वैसे कृषि में इसकी चर्चा करेंगे अपन। नेक्स्ट अपन चर्चा करें तो देखिए बनास व बाणगंगा। बनास मैदान है, इसमें देखिए इसको दो भागों में बांट दिया है, एक तो दक्षिणी मैदान और एक उत्तरी मैदान। तो दक्षिणी मैदान है ये मेवाड़ क्षेत्र आ जाता है, विस्तार राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़ है। उत्तरी मैदान मालपुरा करौली का आ जाता है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर इसमें शामिल हो जाते हैं। बनास के मैदान में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी पाई जाती है। अब देखेंगे बाणगंगा मैदान की अपन बात करते हैं तो देखिए विस्तार है जयपुर, दौसा, भरतपुर, मिट्टी है जलोढ़। नेक्स्ट अपन बात करें चंबल का जो मैदान है, इसमें देखिए चंबल का मैदान अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है। चंबल के मैदान में उत्खात भूमि सर्वाधिक है, बीहड़ और डांग भूमि भी है इसके अंदर। तो इसमें बीहड़ और डांग भूमि कहाँ पर है? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट देखिए चंबल का जो मैदान है, इसमें काली जलोढ़ मिट्टी क्या है साहब? सर्वाधिक पाई जाती है। पूर्वी मैदानी भाग में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी का विस्तार अधिक है। अब देखिए दिशा के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग, दिशा के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग हैं, ये देखते हैं अपन। तो देखिए उत्तर के अंदर क्या है? घग्गर है, और पश्चिम के अंदर क्या है? आपका लूनी का क्षेत्र है। पूर्व के अंदर क्या है? चंबल का क्षेत्र है, और दक्षिण के अंदर क्या है? माही का क्षेत्र है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और हाड़ौती की अपन बात करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की अपन बात करें तो चौथा आपका ये भाग है भौतिक प्रदेश। इसमें अपन चर्चा करें निर्माण है ज्वालामुखी या बेसाल्ट लावे से, मिट्टी है काली पाई जाती है। और अध्ययन जो है इसमें देखिए हाड़ौती को अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः दो भागों में अपन बांटते हैं, और 3 इसके गौण भाग हैं। तो मुख्यतः इसको 5 भागों में बांट दिया जाता है। वैसे 2 भागों की अपन चर्चा करते हैं। इसमें देखिए दक्कन का लावा पठार और विद्या कंगार भूमि। दक्कन का लावा पठार और विद्या कंगार भूमि की अपन चर्चा करते हैं। इसका जो विस्तार है, ये विस्तार देखिए चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और डांग क्षेत्र है, इसमें इसका विस्तार है विद्या कंगार भूमि का। नेक्स्ट अपन देखते हैं दक्कन का लावा पठार। तो दक्कन का लावा पठार देखिए विस्तार है मालव प्रदेश, प्रतापगढ़, झालावाड़, ऊपरमाल का जो क्षेत्र है, इसमें चित्तौड़ और भीलवाड़ा शामिल होते हैं। चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ है और भीलवाड़ा के अंदर बिजोलिया है, यानी भैंसरोड और बिजोलिया के मध्य के भाग को अपन क्या कहते हैं? ऊपरमाल का क्षेत्र कहते हैं। विद्या कंगार भूमि है, ये देखिए इसका विस्तार पहले भी अपन देख चुके हैं, हाड़ौती और डांग क्षेत्र में है। हाड़ौती देखिए, हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, करौली, डांग, धौलपुर, सवाई माधोपुर के अंदर इसका विस्तार है। विद्या कंगार भूमि का विस्तार है। नेक्स्ट है विद्या कंगार भूमि की जो चट्टानें हैं, इसमें सर्वाधिक हैं, ये क्या कौन सी है? सैंडस्टोन। अब हाड़ौती के गौण भाग हैं, इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि और डंग, ये है गंगदर पठार उच्च भूमि। इसमें देखिए अर्धचंद्राकार में आपकी बूंदी हिल्स आ जाती है और मुकुंदरा हिल्स आ जाती है, जो कोटा और झालावाड़ में है। और शाहबाद उच्च भूमि में 12 घोड़े की नाल की जैसी पहाड़ियाँ आ जाती हैं। और गंगदर पठार या उच्च भूमि, इसमें आपका ये झालावाड़ के अंदर स्थित हैं। अब राजस्थान के कुछ पठार हैं, ये पठार भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पठार में। तो देखिए सिरोही
के अंदर उड़िया का पठार, आबू का पठार। अब अपन बात करते हैं अलवर है, इसमें देखिए आपका काकड़वाड़ी का पठार, कांस का पठार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, मेसा पठार पे है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए राजसमंद में है बोराट का पठार, डूंगरपुर में है बोमट का पठार। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए ये जो पठार है, इन पठारों की अपन अलग से भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए उड़िया का पठार है, स्थिति है दक्षिणी अरावली सिरोही जिले में स्थित है, ऊंचाई 1360 मीटर है। विशेषता यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए आबू पर्वत है, यह एक पठार है जो दक्षिणी अरावली सिरोही में स्थित है, ऊंचाई 1200 मीटर है। विशेषता आबू पर्वत है गुंबदाकार संरचना का उदाहरण है, गुंबदाकार संरचना का उदाहरण है। अब देखिए बोराट, तो बोराट का पठार है, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। दक्षिणी अरावली में है, उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के मध्य स्थित पठार जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, जिसे कौन सा पठार कहते हैं? बोराट का पठार। यह राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है। अब है लसाड़िया का पठार, तो लसाड़िया का पठार अपन देखते हैं दक्षिणी अरावली में उदयपुर की राजसमंद झील के पूर्व में स्थित है। ये उबड़ खाबड़ भाग है जिसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। तो उदयपुर में है लसाड़िया का पठार। तो अपनी जो प्रमुख चर्चाएं हुई ये थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। धन्यवाद। टब में पानी खोलिए।